स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्रेक थ्रू साइंटिफिक स्टडी के बारे में, जो कि बड़ी कंसर्निंग भी है, क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी ये बता रही है कि हमारे ओशन करंट्स जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं और शायद आने वाले कुछ सालों में ये इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि इनका इफेक्ट बड़ा कैटास्ट्रॉफिक होने वाला है। और एक्चुअली में ये जो अंडर वाटर नदियां बह रही हैं हमारे महासागरों के अंदर, ये नदियां ट्रांसपोर्ट करती हैं हीट फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे अर्थ के हीट बैलेंस को मेंटेन करके रखती हैं। लेकिन अब स्टडीज बता रही हैं कि ये कमज़ोर हो रहे हैं और शायद आने वाले कुछ सालों में ये मर भी जाएंगे। तो उसका क्या कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट पड़ने वाला है ह्यूमन मैनकाइंड पे और हमारे ग्लोबल सर्कुलेशन पे, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों आज के हम वीडियो में। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो मूवी आई थी 2004 में अबाउट द फिल्म एक थी द डे आफ्टर टुमारो, जिसमें एक्चुअली में इसके बारे में थोड़ा दिखाया गया था कि कैसे अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग का सर्कुलेशन जो है, AMOC जिसको बोलते हैं, जो अटलांटिक में ये सारे ओशन करंट्स को हम लोग एक कंबाइंड फिनोमेना बताते हैं, उसका गल्फ स्ट्रीम एक बहुत इंपॉर्टेंट ओशन करंट है जो कि कमज़ोर होते हुए दिखाया गया इस मूवी में। लेकिन ये जो डिजास्टर दिखाया गया उसमें उस समय इसको काफ़ी मूवी को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ओवर हाइप्ड है, इनएक्यूरेसी से भरी हुई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर हम देखें 2 दशकों के बाद ये सिमिलर चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं वो मूवी बड़ी स्पॉट ऑन थी उस समय जब उसने इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया था 2004 में। तो क्या ऐसा एक्चुअली हो सकता है? और उसके बड़े कैटास्ट्रॉफिक इवेंट देखने को मिले थे, डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस देखने को मिले थे जो मूवी में दर्शाए गए थे। तो अब दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो करंट जा रहा है ये हमारा गल्फ स्ट्रीम है और ये फ्लो करता है हमारी अमेरिका और कनाडा की ईस्टर्न कोस्ट लाइन में। वार्म वाटर्स लेके आता है, सैलिनिटी बढ़ाता है और साथ साथ इसका इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में टर्न कर जाता है टुवर्ड्स द यूरोपियन कोस्ट लाइन और वहां पे बारिश कराने का बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्लाइमेट को फ्रीज होने से बचाता है। फ्लोरिडा और उसके आसपास के एरिया में जो ये अच्छा वार्म वेदर रहता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एनिमेशन में कि कैसे ये जो मिड अटलांटिक रिज है, जो मिड ओशनिक रिज है, जो इतनी बड़ी माउंटेन चेन चल रही है, उसकी वजह से ये टर्न होकर राइट में घूम जाता है। लेकिन अब दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि इसका इफेक्ट कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर ग्रीनलैंड में जो कुछ ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों, ये गल्फ स्ट्रीम जैसा मैंने आपको बताया है कि ये वार्म अटलांटिक ओशन करंट है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ओरिजिनेट करता है, बिकॉज जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं वो वार्मर वाटर्स को पुश करती हैं टुवर्ड्स दिस एरिया, और जिसकी वजह से ये ओशन करंट्स जनरेट होते हैं। और मेजरली देखिए, ओशन करंट्स के जनरेट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। प्रिंसिपल कारण जो है वो हीट है और उसके अलावा विंड्स हैं आपकी, देन टेम्परेचर, सैलिनिटी डिफरेंसेस भी हैं। तो जो ठंडा पानी होता है जनरली वो सिंक कर जाता है कोल्डर एरियाज में, मूव करता है टुवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड्स, और वहीं पे जो वार्म वाटर्स हैं उसकी जगह लेने के लिए वो हायर लैटिट्यूड्स की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसा ही गल्फ स्ट्रीम भी करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2-3 पार्ट में बाइफरकेट हो जाता है। अराउंड क्यूबा, एंटिलीज एंड देन फ्लोरिडा में ये वार्म वेदर कंडीशंस लेके आता है, साथ साथ यहाँ पे अच्छी वेदर कंडीशन लाता है, फ्रीज होने से बचाता है, और बाद में ये टर्न हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्वे एंड ब्रिटिश आइल्स की तरफ, और वहाँ पे ये एक प्लेजेंट वेदर लेके भी आता है। और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा जो आप देखते हैं यूके में होती है वो इसी की वजह से होती है। तो ये जो है नॉर्दर्न यूरोप को लगभग 9 से 18 डिग्री तक वार्म रखता है विंटर्स में एज कम्पेयर टू अदर लैटिट्यूड्स। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण इसका रोल है इस जगह में। लेकिन अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो गल्फ स्ट्रीम जिसको हम लोग AMOC भी बोलते हैं, एक्चुअली पूरे सर्कुलेशन का पार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा ऐसे टर्न होके जाता है फ्लोरिडा कोस्ट लाइन से, और फिर ये घूमते हुए इस एरिया को वार्म करते हुए टर्न हो जाता है। और इसकी जर्नी जो है शुरू होती है एक्चुअली फ्लोरिडा कोस्ट से, और उसके बाद आप देखिए US कनाडा होते हुए ये बाद में वेस्टर्न यूरोप को, जैसे मैंने बताया, वार्म करता है और यहाँ पे वार्म करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एक ठंडा करंट आता है जिसको हम कूल लैब्राडोर करंट बताते हैं, और वो आके यहाँ पे इससे इंटरेक्ट करता है, जिससे यहाँ पे काफ़ी सारी फॉगी कंडीशंस भी होती हैं, गुड फिशिंग ग्राउंड भी डेवलप होता है, जो हमने देखा हुआ है, आमतौर पे जानते भी हैं। लेकिन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर में और आसपास की यहाँ की जो लाइफस्टाइल, स्पेशली जो पॉपुलेशन है, जो फ्लोरिडा वेस्कीज है जो इतना फेमस है फॉर द काइंड ऑफ वेदर। तो यहाँ पे बड़ा ट्रॉपिकल टाइप एक फील आ जाती है लोगों को, और उसका मेन कारण है ये ओशन करंट्स। तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से अब ये चेंज हो रहा है? तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन दोस्तों माना जा रहा है एक मुख्य कारण है इसका, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो ग्रीनलैंड है
एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंटल आइस शीट है उसको मेल्ट कर रहा है काफ़ी तेज़ी से, और उसकी वजह से जो ये मेल्टेड आइस वाटर है ये यहाँ के जो गल्फ स्ट्रीम जब पहुँचता है उसको ठंडा कर रहा है। इससे यहाँ के आसपास के एरिया में मेजर क्लाइमेटिक डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं। और जब ये इंक्रीज्ड मेल्ट वाटर जब ग्रीनलैंड से एंटर करता है नॉर्दर्न अटलांटिक में, ये क्या करता है, जो इसके फ्रेश वाटर है जो लाइटर रहते हैं देन द सॉल्टी सी वाटर अराउंड इट, और ये एक्सेस फ्रेश वाटर क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है नॉर्मल सिंकिंग ऑफ सॉल्टी वाटर। अब गल्फ स्ट्रीम क्या है, जनरली क्या है, वो सैलिनिटी बढ़ाता है, वो क्या होता है अब ठंडा होता चला जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसका जो सर्कुलेशन है वो डिसरप्ट होता चला जा रहा है, और इसके इफेक्ट शायद अभी हमें देखना चालू ही हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं पूरे विश्व में, चाहे फ्लडिंग हो रही हो, चाहे फायर लग रहे हो, चाहे ड्रॉट कंडीशंस आ रही हो, उसमें कहीं ना कहीं हम देखें AMOC का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका पे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि ग्रीनलैंड अगर आप देखें लगभग 180 बिलियन टन ऑफ आइस जो है वो लगभग मेल्ट हो चुकी है पिछले कुछ सालों में ही, और ये 2019 का डेटा आपको दिखा रहा है कितनी रैपिडली ये आइस शीट मेल्ट हो रही है। और सारा जो मेन कारण माना जा रहा है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब इमेजिन करिए इतना सारा ठंडा पानी जब ये यहाँ से रिलीज होगा और जब ये गल्फ स्ट्रीम से इंटरेक्ट करेगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी। और ऐसा लास्ट टाइम जब हुआ था, जब लगभग अराउंड हम देखें 1,15,000 से 12,000 साल पहले, जब ये AMOC सर्कुलेट करना स्टॉप हो गया था, लेकिन वो तब की बात थी जब आइस एज था। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन की तरफ मैनकाइंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली क्योंकि बहुत तेजी से जो ये ओशन करंट्स है वो अफेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मेजरली जो वार्म करंट्स हैं वो लोअर लैटिट्यूड्स में रहते हैं, कोल्डर करंट्स जो है वो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, वो पानी जो है अंडर वाटर आता है। 90% ऑफ द करंट जो है दोस्तों वो सब सरफेस करंट होते हैं, वो नीचे ट्रैवल करते हैं, और वार्म करंट जो होते हैं वो ऊपर उसकी जगह लेते हैं। और जब भी ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे फिशेस क्या होती हैं, गुड फिशिंग ग्राउंड डेवलप होता है, अपवेलिंग ऑफ वाटर होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे आप देखेंगे जब ये इंटरेक्ट करते हैं हीट एक्सचेंज होता है, और हीट एक्सचेंज की वजह से दोस्तों यहाँ पे फॉग कंडीशंस और बारिश भी होती है। तो इंडिया भी काफ़ी, अगर आप देखें यहाँ पे जो मॉनसूनल करंट्स है, मॉनसून विंड्स की वजह से यहाँ पे जो है उनका पैटर्न चेंज होता है। तो पूरा ये सिस्टम दोस्तों अगर हम देखें इंटरकनेक्टेड है वर्ल्ड का। ऐसा नहीं कि अगर वो यहाँ पे चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट इंडिया पे देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। कुछ भी चीज़ हो, कहीं पे भी हो हमारे प्लैनेट में, उसका इफेक्ट पूरे विश्व पे देखने को मिलता है, और बहुत रैपिडली सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि ये एक तरीके से कन्वेयर बेल्ट की तरह कनेक्टेड है। जो भी यहाँ पे होगा उसका इफेक्ट आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा, जो हम इंडियन ओशन में करेंगे उसका इफेक्ट आपको पैसिफिक में देखने को मिलेगा, और जो पैसिफिक में होगा उसका इफेक्ट दोनों जगह देखने को मिलेगा। तो ये पूरा एक वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, लाइक अ लार्ज कन्वेयर बेल्ट। तो ऐसा हम ना माने कि अगर हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट सिर्फ वहाँ पे ही लोकलाइज रहेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सारा विश्व जो है और सारी एजेंसीज जो है वो मिल के साथ में काम करें इसको रोकने के लिए। तो इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे ह्यूमैनिटी के लिए। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स पे हम लोग काफ़ी पैनी नज़र बना के रखते हैं, और खासकर हमारे जो लाइफ फाउंडेशन कोर्सेज जो इतने सारे लॉन्च हो गए हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर हमारे जो बाइलिंगुअल बैचेस हैं, उसमें हम लोग इनको बहुत ही इन डेप्थ से कवरेज करवाते हैं। तो आप मेरे साथ ऐसे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। डीप लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रेंज इन द मार्केट। और उसका आप खुद देख सकते हैं कि इतने सारे टॉप फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। साथ साथ आप ऑप्शनल भी ले सकते हैं कॉम्बो में, उसके लिए डीप लाइव कोड लगाएंगे तो आपको ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल जो भी होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों कि देखिए वैल्यू ऑफरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको इसको लेना ही है, बट अगर आप लेंगे तो यू वुड हैव मेड द बेस्ट चॉइस पॉसिबल, राइट। तो दोस्तों वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब डिवीजन है ऑफ दी ओशन करंट्स जो कि अटलांटिक में आपके बह रहे हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। फ्लोरिडा में इसको फ्लोरिडा करंट बोलते हैं, आगे इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। जैसे ही आगे जाता है इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है, और ये टर्न कर जाता है बिकॉज ऑफ दी जो मिड ओशनिक रिज यहाँ पे एक बैठी हुई है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्जन ऑफ द प्लेट। ऊपर से जब लैब्राडोर करंट यहाँ आता है दोस्तों, इससे मिलता है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फिशिंग ग्राउंड ये बनाता है। देखिए कैसे काम करता है। वार्मर करंट जो होते हैं वो जब विंड्स उन पे इंटरेक्ट करती हैं तो ऊपर सरफेस पे रहते हैं जनरली, तो वो पुश बैक करना चालू करते हैं, वो ट्रैवल करना चालू करता है एज अ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो जब वार्मर वाटर्स ऊपर से शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक तरीके का गैप बन जाएगा, और इस गैप को फिलअप करने के लिए नीचे से ठंडा जो पानी है वो ऊपर उठता है, जिसको हम अपवेलिंग बोलते हैं। सिमिलरली ये इसलिए भी उठता है क्योंकि जो हायर लैटिट्यूड्स है वहां से ठंडा पानी नीचे सिंक होते हुए आता है और वो पुश करता है टुवर्ड्स द लोअर लैटिट्यूड। तो ये जैसे ही जगह यहाँ खाली हो जाती है,
ठंडा पानी ऊपर उठता है, वार्मर वाटर्स इधर शिफ्ट होता है, इसको हम लोग अपवेलिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी फिशिंग जो होती है बहुत अच्छी होती है, और बाद में जब ये पानी ठंडा हो जाता है हायर एल्टीट्यूड में जाके वापस सिंक कर जाता है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो कन्वेक्शनल सर्कुलेशन है ये यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड में आप देखेंगे जो ये एक पार्ट है अर्मिंगल करंट ऑफ गल्फ स्ट्रीम, ये ठंडा हो रहा है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वाटर यहाँ पे आ रहा है, सैलिनिटी इफेक्ट हो रही है, जिससे कि मिक्सिंग ऑफ जो करंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और इससे इसके होने वाले डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज आप देख सकते हैं क्या होंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होंगे, जैसा मैंने बताया 8 से 18 डिग्री तक ये मेंटेन करके रखता है, टेम्परेचर वार्म रखता है ठंडी में भी। सी आइस जो है वो और ज़्यादा मेल्ट होने लगेगी जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्रीनलैंड माफ करिए दोस्तों, जैसे ग्रीनलैंड में आपका ये गर्म पानी पहुंचेगा ये और ज़्यादा आइस को मेल्ट करेगा, एक इरिवर्सिबल साइकिल जैसा बन जाएगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा फ्रेश वाटर ऐड होगा और ये और ज़्यादा इसको डिस्टर्ब करेगा। रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएंगे अक्रॉस द प्लैनेट, सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ बारिश होती है वो ड्राई सूखा हो जाएगा, बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फ्लड्स आ जाएंगे, और एक ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा हर कंट्री की एबिलिटी में कि वो फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाएगा। गार्डियन बताता है कि सिचुएशन काफ़ी वर्स होगी, ऑलरेडी एंडेंजर्ड अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, जैसा कि आप देखें साउथ अमेरिका भी कनेक्टेड है यहाँ पे, ये भी डिस्टर्ब होगा इसकी वजह से। और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, आइस एज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिटीज़ लाइक बॉस्टन, न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे सी लेवल राइज होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स और हरिकेन डेवलप होने के चांसेस हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेटिक सर्कुलेशन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो सकता है। बट साथ ही साथ अगर हम देखें दोस्तों, इस पे कुछ सवाल भी उठे हैं स्टडी के ऊपर कि बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है और ये बहुत सारे अजम्पशन पे बेस्ड है। बट हाँ, ये हर कोई एग्री करता है कि ऐसे क्लाइमेटिक सिस्टम इम्पॉसिबल नहीं है, और जिस तरीके से हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो सकता है। प्रॉबेबली नॉट अगले 100 सालों में ना हो, 100 सालों में ना हो, मे बी अगले 200 सालों में, 300 सालों में ज़रूर वैसा हो जाएगा। तो इसलिए हमें बेटर प्रिपेयर्ड रहना है, ऐसी सिचुएशन को लेके ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, और एक ही कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए सारे देशों का। तो ये चीज़ जो है इस स्टडी में दोस्तों बताई गई है। इसी से रिलेटेड अगर आप देखें दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल आया था, अब आई थिंक आप इसका आंसर बहुत अच्छा आसानी से कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, और मैं उसके बाद उसको मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप स्टडी IQ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी कोई डाउट्स क्वेरीज हो, और मेरे कोर्सेज को खरीदने के लिए आप डीप लाइव, मेरा एक ज्योग्राफी का अलग से भी कोर्स मिलता है, आप दोस्तों उसको भी खरीद सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे रीच आउट करें मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया, ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।